सामाजिक विज्ञान के कक्षा 6वीं में आप सभी का स्वागत है। आज हम भूगोल की पुस्तक पृथ्वी हमारा आवास इसके पहले अध्याय का अध्ययन करेंगे। अध्याय का नाम है सौर मंडल में पृथ्वी। Children, today we shall be learning the first lesson of our geography textbook and the name of the lesson is Earth in Solar System. Today we shall be learning the third part of this lesson. आज हम इसके तीसरे भाग का अध्ययन करेंगे। कल हमने ग्रह, उपग्रहों, इनके परिभाषा के बारे में हमने जाना। कल हमने विभिन्न ग्रहों की सूर्य से दूरी, इसके बारे में हमने जाना। आज हम कल हमने शुक्र ग्रह, बुध ग्रह, इनकी विशेषताओं के बारे में हमने पढ़ा। पृथ्वी के बारे में भी हमने अध्ययन किया। आज हम आगे पढ़ेंगे चंद्रमा, हमारे पृथ्वी के का एकमात्र उपग्रह, इसकी जानकारी हासिल करेंगे। डियर चिल्ड्रन, yesterday we had learned about various planets in our solar system and their respective location from the sun. We had also learned about the Mercury and Venus and their peculiar features in our previous part. Today we shall be learning about the one of the natural satellite of our Earth, the Moon, and its impact upon the Earth. So now let us begin. आइए हम आगे सीखते हैं। पृथ्वी और चंद्रमा में संबंध, रिलेशन बिटवीन मून एंड द अर्थ। चंद्रमा के पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करने के कारण पृथ्वी पर ज्वार का निर्माण होता है। ज्वार मतलब मराठी में इसको हम भरती और आहुति कहते हैं, हिंदी में हम इसको ज्वार कहते हैं और इंग्लिश में हम इसे टाइड्स कहते हैं। देखिए, सूर्य हमारी पृथ्वी से 15 करोड़ किलोमीटर दूर है, लेकिन चंद्रमा जो हमारा एकमात्र उपग्रह है, उसकी दूरी पृथ्वी से मात्र 3,84,400 किलोमीटर है। और ज़्यादा से ज़्यादा इसकी दूरी कितनी है? 4,06,800 किलोमीटर के आसपास इस चंद्रमा की अधिक से अधिक दूरी है। ठीक है, ये चंद्रमा हमारे पृथ्वी से भले ही छोटा हो, आकार में छोटा हो, द्रव्यमान में छोटा हो, फिर भी इसके गुरुत्वाकर्षण बल का प्रभाव हमारी पृथ्वी पर पड़ता है। और हम जब वे पृथ्वी के एकदम नज़दीक के बिंदु पर होता है, तब उसका प्रभाव बहुत अधिक बढ़ जाता है, क्योंकि चंद्रमा और सूर्य जब एक दिशा में होते हैं और पृथ्वी एक दिशा में, तब उसके प्रभाव के कारण जो पृथ्वी की सबसे हल्की चीज़ है यानी पानी, वो चंद्रमा की तरफ अनायासी खींचा चला जाता है और इसी के कारण हमारी पृथ्वी पर ज्वार निर्मित होते हैं। इस ज्वार के बारे में हम अगले जो है सत्र में इसकी चर्चा करेंगे। अभी आप केवल जानकारी के लिए ही इतना समझिए कि चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण हमारी पृथ्वी पर ज्वार उत्पन्न होते हैं, टाइड्स उत्पन्न होते हैं। चंद्रमा और पृथ्वी जब सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते करते एक सीधी रेखा में आते हैं और जब पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ती है, उसे चंद्र ग्रहण कहते हैं। यानी चंद्रमा हमारे उपग्रह होने के कारण पृथ्वी पर जो है उसका प्रभाव पड़ता है, यानी चंद्र ग्रहण होता है। ये क्या है? देखिए, चंद्रमा और पृथ्वी पर जब सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते करते सीधी रेखा में आ जाते हैं, तब पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ती है, उसे चंद्र ग्रहण कहते हैं। इस स्थिति में क्या होता है? सूर्य, बीच में पृथ्वी और एक तरफ चंद्रमा। तो क्या होता है कि जो सूर्य की रोशनी चंद्रमा पर नहीं पड़ पाती, क्योंकि बीच में हमारी पृथ्वी आ जाती है। इस प्रक्रिया को हम चंद्र ग्रहण कहते हैं। और जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है और सूर्य की जो रोशनी है, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर नहीं आ पाता। क्यों नहीं आ पाता? क्योंकि बीच में चंद्रमा आ जाता है और चंद्रमा की छाया पृथ्वी पर पड़ने लगती है। इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? सूर्य ग्रहण कहते हैं। समझ में आया? तो ये जो हमारा उपग्रह है, वो पृथ्वी पर को अलग अलग तरीके से
प्रभावित करता है। हम आगे इसके बारे में चर्चा करेंगे। Relation between moon and the earth. Dear children, due to the presence of this natural satellite of the earth, there is tidal activities which were carried over the earth. You know the distance between the earth and the sun. Earth is how far from the sun? It is about 15 crores kilometer, or you can say 150 million kilometers away from the sun. Now, who is the what is the closest celestial body to the earth? It is our moon, which is located at a distance of 3,84,400 kilometers. That is, this is the least distance between the earth and the moon. What is the maximum distance between our earth and the moon? The maximum distance between our earth and moon is 4,06,800 kilometer. So the moon is the closest, very close to the earth, and moon also orbits around the earth. And as a result, the gravitational pull of the moon, the gravitational force of the moon acts upon the earth. And what is the lightest object of our earth? The water. It is the lightest object of our earth that can be carried over by the force of the gravity of the moon. And this phenomenon occurs at full moon day and new moon day. So this is the tidal activity. I shall take next period to explain about the tide, or you will learn more elaborately about the tidal activity in class 7. For time being, you just keep in mind that on account of the presence of this natural satellite moon, there is tidal activities going over the surface of the earth, and through these tidal activities many changes takes place in the ocean, and aquatic animals, all the living organism living in the ocean bodies or seas body, they get plenty of oxygen. So it is a boon. It is a boon for the earth. The tidal activities acts as a boon for the earth, and with the help of the tides we can generate electricity, and it is useful in other manners. We shall discuss this topic in our next lecture on, or in the next higher classes. For time being, you just keep in mind that due to the presence of moon, there is a tidal activity going over the earth. Now the second thing which occurs over the earth due to the presence of the moon is the lunar eclipse and the solar eclipse. Now what do you mean by lunar eclipse? Lunar eclipse is a phenomenon when the earth comes between the sun and the moon in such a way that the shadow of the earth is cast upon the moon, and this activity is called lunar eclipse. Now what do you mean by the solar eclipse? Solar eclipse is a phenomenon when the moon comes in between in the earth and the sun while revolving around the sun, and the light of the sun is obstructed by the moon, or you can say the shadow of the moon falls over the earth. So such a phenomenon is called a solar eclipse. So now let us learn. When the moon and the earth revolves around the sun, and when they come in a straight line such that the earth's shadow falls on the moon, it is called a lunar eclipse. And when the moon comes between the sun and the earth, the shadow of the moon falls on the earth, and it is called solar eclipse.
सी दी फिनोमिनन ऑफ द सोलर एक्लिप्स। ये देखिए, ये जो है सूर्य ग्रहण का एक प्रक्रिया दर्शाई गई है। देखिए, ये चंद्रमा किस तरह से हमारे पृथ्वी के चारों ओर एक परिक्रमा कर रहा है, और परिक्रमा करते करते किस तरह से ये सूर्य के सामने इस तरह से आ जाता है कि सूर्य पूरी तरह से ढक जाता है, जिसके कारण जो चंद्रमा की छाया जो किस पर पड़ती है, पृथ्वी पर पड़ती है, और इस तरह से ये प्रक्रिया को हम सूर्य ग्रहण कहते हैं। यानी सूर्य को पूरा ढक लिया उन्होंने, ठीक है। और इस तरह से ये सूर्य ग्रहण है। या यूँ हम कहेंगे कि चंद्रमा ने जब सूर्य को ढक लिया तो चंद्रमा की छाया सूर्य पर भी पड़ती है, तो इस तरह से ये सूर्य ग्रहण होता है। हम आगे देखते हैं। ये देखिए, ये जो है पूर्ण सूर्य ग्रहण का चित्र है। किस तरह से चंद्रमा ने सूर्य के संपूर्ण आवरण को ढक लिया और किस तरह से ये जो है सूर्य ग्रहण की स्थिति हो रही है। और ये स्थिति कब होती है? अमावस के दिन, यानी न्यू मून डे के वक्त, अमावस जब चंद्रमा हमारे आकाश में नहीं नज़र आता, उस वक्त ये होती है। लेकिन हमेशा ही ऐसा नहीं होता कि अमावस और पूर्णिमा को ही ग्रहण लगते हैं। ये कई बार, ये हम आगे के भाग में हम पढ़ेंगे। ये देखिए, सूर्य ग्रहण समझ में आया आप सभी को? सी, you may see the picture how the moon, while revolving around the earth comes in between the sun and the earth, and how the moon casts the entire corona of the sun in such a way that the shadow of the moon falls over the sun and the and this phenomenon is called solar eclipse. It is the case of the total solar eclipse. It is a case of total solar eclipse. ओके, ये देखिए सूर्य ग्रहण को जो है दर्शाता हुआ एक चित्र है। इस चित्र में आप साफ देख सकते हैं किस तरह से जो है एक तरफ सूर्य है, ये क्या है? सूर्य है, ये चंद्रमा है, और ये पृथ्वी है, ठीक है। सूर्य की किरणें जो है किस तरह से पृथ्वी की ओर आती है, लेकिन बीच में क्या आ रहा है? बीच में क्या आ रहा है? चंद्रमा। और चंद्रमा की छाया किस पर पड़ रही है? पृथ्वी पर पड़ रही। ये जो बिंदु दर्शाया गया है, काला बिंदु, यहाँ से हम जो है पूर्ण सूर्य ग्रहण देख सकते हैं। इस भाग को हम कहते हैं अम्रा। ये वाला जो भाग है, इसको हम कहते हैं अम्रा। और ये जो इसके किनारे वाले दो भाग है, हम इसको कहते हैं पेनम्बरा। पेनम्बरा वो भाग है जहाँ पर हल्की छाया पड़ती है, और अम्रा वो भाग है जहाँ पर गहरी छाया, बहुत ही गहरी छाया पड़ती है। तो जहाँ पर सबसे गहरी काली छाया पड़ती है वो भाग है अम्रा। अगर आप पृथ्वी के इस भाग पर है तब आपको पूर्ण सूर्य ग्रहण दिखेगा। लेकिन आप अगर दूसरे भाग पर है तो आपको जो है आंशिक सूर्य ग्रहण दिखाई देगा। See children, look at this figure carefully. Observe this figure carefully. The position of the sun, the moon, and the earth is shown over here. The sunlight passes towards the earth, but in between there is a moon, and due to the presence of the moon, a shadow is cast upon the earth. This portion is called Amra. It is a region of a dark shadow, and the adjoining portion is called Penumbra. It is the position of the light shadow. If you are at this point, at the Amra point, you will see the total solar eclipse. Total solar eclipse is a position when the moon casts the entire corona of the sun
and obstruct its entire light to light from falling over the earth. There is complete darkness, but this is the region of penumbra. It is the light shadow region. If you are at the penumbra point, then you will be able to see only the partial solar eclipse. Did you understood? If not, you may contact me directly. Okay. So this is the case of solar eclipse. Now let us proceed further. चंद्र ग्रहण, लूनर एक्लिप्स. अब यहाँ पे इस फिगर को भी आप ध्यान से देखिए. अभी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक तरफ क्या है, सूर्य, बीच में क्या है, पृथ्वी, और इसके बाजू में क्या है, चंद्रमा. ऑब्जर्व दिस फिगर केयरफुली चिल्ड्रन. सी द अर्थ इज इन बिटवीन द सन एंड द moon, and so that the shadow of the earth is falling over which surface? Falling over what? Over the moon. So whenever the shadow of the earth falls over the moon, that particular phenomenon is called lunar eclipse. हाँ, चंद्र ग्रहण वो परिस्थिति है जब चंद्रमा और सूर्य के बीच में पृथ्वी आ जाती है. इस तरह से आ जाती है कि पृथ्वी की छाया किस पर पड़ती है? चंद्रमा पे पड़ती है. चंद्रमा को पूरा वो ढक देता है, और इस परिकल्पना को हम क्या कहते हैं? चंद्र ग्रहण. दिस पर्टिकुलर फिनोमिनन इज कॉल्ड लूनर एक्लिप्स. Lunar eclipse is a phenomenon when the earth comes in between the moon and the sun in such a way that the shadow of the the shadow of the earth falls over the moon. Understood? When the shadow of the earth falls over the moon, that particular phenomena is called as lunar eclipse. You observe this फिगर केयरफुली. ठीक है. जब चंद्रमा और सूर्य के बीच में पृथ्वी आ जाती है, इस तरह से आ जाती है कि पृथ्वी की छाया चंद्रमा पे पड़ती है, तो उस परिकल्पना को, उस घटना को हम चंद्र ग्रहण कहते हैं. When the earth comes in between the sun and the moon in such a way that the shadow of the earth falls over the moon, that particular phenomena is called a lunar eclipse. ओके, चलिए अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं. आइए हम एक चित्र के माध्यम से, चलचित्र के माध्यम से ये परिकल्पना को ठीक से समझेंगे. लेट अस लर्न दिस फिनोमिना विद द help of a video. Listen to this video carefully. Observe the diagrams which is shown in the video carefully, and also draw in your notebook simultaneously. Now let us begin. Earth. Moon is the natural satellite of Earth. यह अर्थ के चारों ओर घूमता है. सन हमारे लिए लाइट का सोर्स है. मून के साथ अर्थ सन के अराउंड घूमती है. रेवोल्यूशन के दौरान कभी कभी सन, अर्थ और मून एक स्ट्रेट लाइन में आ जाते हैं. सच अ सिचुएशन इज टर्म्ड एज एन एक्लिप्स. इस वीडियो में हम जानेंगे सोलर एक्लिप्स और लूनर एक्लिप्स के बारे में. तो चलिए बात करते हैं सोलर एक्लिप्स के बारे में. किसी न्यू मून के एक स्पेशल डे पर सन, अर्थ और मून एक सीधी रेखा में आ जाते हैं. इससे मून की शैडो अर्थ पर गिरती है. इसे सोलर एक्लिप्स कहा जाता है. जाहिर है सोलर एक्लिप्स पर मून सन और अर्थ के बीच में आता है. द शैडो ऑफ मून कंसिस्ट ऑफ डार्कर पार्ट कॉल्ड umbra एंड लाइटर पार्ट कॉल्ड पेनम्ब्रा. सोलर एक्लिप्स देखने के लिए हमें विशेष प्रकार के गॉगल्स की जरूरत होती है, नहीं तो सन की लाइट हमारे आईज को नुकसान पहुंचा सकती है. सपोज
हमने विशेष प्रकार के गॉगल्स पहने और मून की शैडो के लाइटर पार्ट से यानी पेनम्ब्रा से सोलर एक्लिप्स देखने लगे। तब हम पाएंगे कि सन पूरी तरह से मून से ढका हुआ नहीं है। इसे पार्शियल सोलर एक्लिप्स कहा जाता है। लेकिन अगर हम शैडो के डार्क हिस्से में खड़े हो जाते हैं और एक्लिप्स देखते हैं तो हम सन को मून से पूरी तरह से ढका पाएंगे। इसे कहते हैं टोटल सोलर एक्लिप्स। अब चलिए बात करते हैं लूनर एक्लिप्स की। किसी फुल मून की एक स्पेशल नाइट को सन, अर्थ और मून एक सीधी लाइन में आ जाते हैं। इस तरह कि अर्थ की शैडो मून पर पड़ती है। इसे लूनर एक्लिप्स कहा जाता है। जाहिर है लूनर एक्लिप्स पर अर्थ, सन और मून के बीच आती है। लूनर एक्लिप्स यदि मतलब मून चंद्र ग्रहण अर्थ के शैडो के लाइटर पार्ट से गुजरता है यानी पेनम्ब्रा से, तो एक्लिप्स कहलाता है पार्शियल लूनर एक्लिप्स। लेकिन अगर मून शैडो के डार्क पार्ट से गुजरता है तो एक्लिप्स कहलाता है टोटल लूनर एक्लिप्स। टोटल लूनर एक्लिप्स के दौरान मून रेड दिखाई देता है। क्या आपको पता है ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि सन की लाइट अलग अलग कलर्स से बनी होती है। अर्थ की एजेस से जब सन की लाइट पास होती है तो अर्थ के एटमॉस्फेयर में मौजूद पार्टिकल्स सिर्फ रेड लाइट को पास होने देते हैं। बाकी कलर्स की लाइट एटमॉस्फेयर में बिखर जाती है। रेड लाइट के कारण मून रेड दिखाई देता है। इसे ब्लड मून भी कहा जाता है। कंडीशन फॉर अकरेंस ऑफ एक्लिप्स। यानी चंद्र ग्रहण होने के कारण न्यू मून डे पर क्या कंडीशन या फुल मून नाइट पर कोई एक्लिप्स क्यों नहीं होता? ऐसा इसलिए क्योंकि मून की ऑर्बिट अर्थ की ऑर्बिट से टिल्टेड है यानी झुकी है। हुए इससे अर्थ, सन और मून की सीधी रेखा में आने की पॉसिबिलिटी कम होती है, जिसके कारण न्यू मून डे पर मून की शैडो अर्थ पर नहीं गिरती, वह अर्थ के ऊपर या नीचे गिरती है। इसी प्रकार फुल मून नाइट पर अर्थ की शैडो मून पर नहीं गिरती, वह उसके ऊपर या नीचे गिरती है। इसलिए हर न्यू मून डे पर या फुल मून नाइट को एक्लिप्स नहीं होता। अमावस, फुल मून नाइट मतलब पूर्णिमा। दिस इज अ रीजन eclipses does not occur on every new moon or full moon days. Before ending this topic, देखिए यहाँ पर उन्होंने क्या बताया कि हमारा जो अर्थ का ऑर्बिट है यानी अर्थ के यानी हमारी पृथ्वी का जो कक्ष है वो एक तरफ झुका हुआ है। उल्टा जो चंद्रमा जिस मार्ग पर पृथ्वी के चारों तरफ ऑर्बिट करता है, पृथ्वी के चारों तरफ परिक्रमा करता है, वो भी 60 डिग्री कोण पर झुका है। इसलिए हमेशा ऐसा नहीं होता कि अमावस और पूर्णिमा के वक्त जो है चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण होगा। ये तभी होगा जब चंद्रमा, पृथ्वी और सूर्य एक दिशा में होंगी, एक ही सीधी रेखा में आएंगी तभी, वरना ये चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण नहीं होगा। तो ये बात आप ध्यान रखिए कि प्रत्येक पूर्णिमा को और प्रत्येक अमावस को ग्रहण नहीं होता। अर्थ, मून इज द नेचुरल सैटेलाइट ऑफ अर्थ। दोबारा से सूर्य, यह अर्थ की नहीं होती है। कोई एक्लिप्स क्यों नहीं होता? ऐसा इसलिए क्योंकि मून की ऑर्बिट अर्थ की ऑर्बिट से टिल्टेड है, देखिए यानी झुकी है। इससे अर्थ, सन और मून की सीधी रेखा में आने की पॉसिबिलिटी कम होती है, जिसके कारण न्यू मून डे पर मून की शैडो अर्थ पर नहीं गिरती, वह अर्थ के ऊपर या नीचे गिरती है। इसी प्रकार फुल मून नाइट पर अर्थ की शैडो मून पर नहीं गिरती, वह उसके ऊपर या नीचे गिरती है। इसलिए हर न्यू मून डे पर या फुल मून नाइट को एक्लिप्स नहीं होता। दिस इज अ रीजन eclipses does not occur on every new moon or full moon days. Before ending this topic,
समझ में आया आपको सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण कैसे होता है? ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे कृष्ण पक्ष यानी अमावस्या और शुक्ल पक्ष यानी पूर्णिमा। नाउ वी शैल बी लर्निंग अबाउट द वैनिंग मून, दैट इज न्यू मून नाइट, एंड द वैक्सिंग मून, दैट इज फुल मून नाइट। ठीक है, इस चित्र को आप गौर से देखिए। बीच में ये जो बीच का चित्र है, ये स्थिति क्या बताती है? पूर्णिमा की। दिस सिचुएशन ऑफ द मून शोज द full moon night. Okay, so from full moon night to the left direction, the shape of the moon goes on decreasing every day. It become shorter, and at last after 14 days there will be the complete darkness in the स्काई। यानी पूर्णिमा के चंद्रमा से अगर हम अपने राइट हैंड की दिशा में हम बढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि चंद्रमा का आकार प्रत्येक दिन छोटा होता जा रहा है। पहले बड़े गोलाकार चंद्राकार से, फिर एक चंद्रमा की कोर जैसी, और फिर बाद में वो चंद्रमा आकाश में दिखाई नहीं देता। 14 दिन के बाद, 14 दिन कंप्लीट होने के बाद 15वें दिन वो आकाश में दिखाई नहीं देता। तो इस प्रवास को, चंद्रमा के इस प्रवास को हम कहते हैं कृष्ण पक्ष, यानी पूर्णिमा की रात से लेकर अमावस की रात तक का चंद्रमा के प्रवास को हम कृष्ण पक्ष कहते हैं। दी ट्रेवल ऑफ द मून फ्रॉम द फुल मून नाइट टू द न्यू मून नाइट आफ्टर 15th day 15 day is called कृष्ण पक्षा और वैनिंग मून। अभी यहाँ पे इस सिरे से देखिए, मेरे लेफ्ट हैंड साइड से देखिए, यहाँ पर अमावस की रात से पूर्ण चंद्रमा तक की स्थिति को हम क्या कहते हैं? शुक्ल पक्ष। यहाँ पर क्या होता है? चंद्रमा का आकार धीरे प्रत्येक दिन के साथ बढ़ता जाता है, और फिर बाद में 15वें दिन में वो पूरा गोलाकार चंद्रमा का भाग और बहुत आकार में भी बड़ा चंद्रमा 15वें दिन में वो हमें आकाश में नजर आता है। इस स्थिति को हम शुक्ल पक्ष कहते हैं, या दिस सिचुएशन इज कॉल्ड वैक्सिंग मून। वैक्सिंग मून इज अ फिनोमिनन when the day from the day of new moon to the day of the full moon, every day the size of the moon goes on increasing, and after 15 days you may be able to see a big full circle moon in the sky, and the brightest moon in the sky. This particular phenomena is called as waxing moon. Means the shape of the moon goes on increasing day by day. So from the new moon night to the full moon night, it is the waxing moon, and from the full moon night to the new moon night, it is the waning moon. Okay, now let us learn the definition of Krishna Paksha and Shukla Paksha, or the waning moon and waxing moon. देखिए, ये जो चंद्रमा है हमारे पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करने के लिए 27 दिन 8 घंटे के करीब जो है समय लेता है। देखिए, हमारी पृथ्वी भी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है। तो इन दोनों गति के कारण क्या है, जो चंद्रमा की जो गति है वो हमारी पृथ्वी की तरफ ये घूमने की, उसमें थोड़ा सा बदलाव आ जाता है। यानी एक पूर्ण चंद्रमा की स्थिति से, यानी एक पूर्णिमा से दूसरे जो है पूर्णिमा तक जो है वो चंद्रमा को लगभग 29.3 दिन लगते हैं। 3 दिन लगते हैं, तो पूरा 1 महीना, यानी एक चंद्रमा कैलेंडर कितने दिन का होता है? 30 दिन का। तो 15 दिन हम उस पूरे महीने को
जो है हम बांट सकते हैं, यानी अमावस से लेकर पूर्णिमा तक का 15 दिन और पूर्णिमा से अमावस तक का दोबारा से जो फेज, तो कुल कितने दिन हो गए? 30 दिन। तो ये 30 दिन का चंद्रमा का कैलेंडर होता है। सी द पीरियड बिटवीन द वन new moon to the another new moon is exactly 29 days and 8 hours. 29 days and 8 hours, and on the basis of this the revolution of the moon, this lunar calendar is prepared, which starts from the new moon night and ends with the new moon nights. So there is about 31 days in each month. Now let us learn more about this. कृष्ण पक्ष के बारे में हम बात करते हैं। कृष्ण पक्ष आकाश में पूर्ण चंद्रमा की स्थिति से आकाश में चंद्रमा न दिखाई देने तक की स्थिति को हम कृष्ण पक्ष कहते हैं। देखिए, आकाश में पूर्ण चंद्रमा की स्थिति यानी पूर्णिमा से लेकर आकाश में चंद्रमा न दिखाई देने की स्थिति यानी अमावस तक की स्थिति को कृष्ण पक्ष कहते हैं। इस अवस्था में पूर्णिमा के बाद चंद्रमा का आकार धीरे धीरे घटता जाता है और आकाश में चंद्रमा दिखाई नहीं देता। इस स्थिति को अमावस्या कहते हैं। यानी ये जो पूरा प्रवास है चंद्रमा का पूर्णिमा से लेकर अमावस तक का प्रवास है, इसको हम कृष्ण पक्ष कहते हैं। शुक्ल पक्ष अमावस के बाद चंद्रमा के आकार में निरंतर 14 दिन तक वृद्धि होती रहती है। यानी 14 दिन उनका आकार हर रोज बढ़ता जाता है। 15वें दिन आकाश में चंद्रमा का एक बहुत बड़ा वृत्ताकार भाग दिखाई देता है। इस अवस्था को शुक्ल पक्ष कहते हैं अथवा इसे पूर्णिमा भी कहते हैं। ठीक है, ओके। वैनिंग मून दैट इज द न्यू मून एंड वैक्सिंग मून दैट इज द फुल मून। कृष्ण पक्ष और वैनिंग मून फ्रॉम द पोजिशन ऑफ द फुल मून इन द स्काई till the moon does not appear in the sky, the position is called Krishna Paksha. In this state, the size of the moon decreases continuously after the full moon and the moon is not visible in the sky. This state is called new moon night. Means from the position of the full moon night to the position of the new moon night, when the moon is not at all visible in the sky and there is the complete dark night or in the sky, that particular phase is called Krishna Paksha or waning moon. In this during this period, the size of the moon goes on decreasing day by day, and the position and the time of the sunrise also goes on increasing day by day. So that particular phenomenon is called waning moon. Shukla Paksha, that is the waxing moon. After new moon night, the size of the moon would increase continuously for 14 days. A huge circle of moon in the sky would appear on the 15th day. This state is called Shukla Paksha or full moon night. See the phase, the increasing phase of the moon from the new moon position to the full moon position, when you can see in the sky the complete crescent of the moon and the bright illuminated portion of the moon from the earth. That particular phenomenon is called waxing moon. In this period, the shape of the moon goes on increasing day by day, and on the 15th day you may be able to see the complete illuminated moon in the sky and brightest. This is the position of the brightest illumination of the moon in the sky. Okay, now see,
look at this figure carefully. In this animation, you may be able to see the time taken by moon to complete one revolution around the earth. देखिए ये जो आपको एनिमेशन दिखाया गया है, इस एनिमेशन को आप ध्यान से देखिए। चंद्रमा को हमारी पृथ्वी के चारों ओर पूरा चक्कर लगाने में 29 दिन 8 घंटे के करीब समय लग रहा है। और यहाँ पे आप देखिए ये आ गया, हाँ ये अमावस की स्थिति, ये एकादशी, ये पूर्णिमा, फिर अमावस की स्थिति। देखिए आप दोबारा से, दिस इज द पोजीशन ऑफ न्यू मून, दिस इज द पोजीशन ऑफ फुल मून, अगेन दिस इज द पोजीशन ऑफ न्यू मून। So you understood how the full moon night occurs, how the new moon night occurs. आप समझे कि किस तरह से जो है पृथ्वी पर पूर्णिमा और अमावस्या होती है। ये सब चंद्रमा के पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करने का जो परिणाम है। और परिक्रमा करते हुए जो है चंद्रमा को लगभग 29.8 दिन लगते हैं, क्योंकि हमारी पृथ्वी भी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है, तो ये डिफरेंस हो जाता है। ठीक है, देखिए ध्यान से। चलिए अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। ये देखिए यहाँ पर जो है चंद्रमा की अलग अलग जो क्या है कलाओं के बारे में दिखाया गया है। द फेजेस ऑफ द मून्स आर shown here. Now see the figure carefully. This is the waxing moon, means from the full moon. From the full moon, if you go to anti-clockwise, if you go to anti-clockwise from the full moon, it is the waning gibbous, means the shape of the size of the moon has decreased a little. This is the last quarter, and this is the waning moon, and here it is the position of new moon. So this phenomenon is called Krishna Paksha or the phase of waning moon. ठीक है, अब ये अमावस्या से अब ये जो पूर्णिमा तक का ये जो प्रवास है, देखिए अब यहाँ पर ये अमावस चंद्रमा आपको दिखाई दे रहा है क्या? नहीं दिखाई दे रहा है ना। देखिए ये जो है सूर्य और पृथ्वी के बीच में है। हाँ, काले आकाश में रात को के काले अंधेरे में आपको काला सूर्य और चंद्रमा दिखाई देगा क्या? नहीं दिखाई देगा। वो तो मौजूद होता है, चंद्रमा तो मौजूद है, लेकिन वो नहीं दिखाई दे रहा आपको। क्यों? क्योंकि वो हमारे पृथ्वी के दूसरे भाग में है। अब यहाँ से आप देखिए कि यहाँ से हमारे चंद्रमा का आकार बढ़ रहा है। ये वैक्सिंग क्रिसेंट यानी चंद्रमा की एक कोर जो है दिखाई दे रही है आकाश में। फिर ये चंद्रमा का आकार यहाँ पे बढ़ गया और ये देखिए पूर्णिमा के दिन पूरा चंद्रमा है। तो ये जो है चंद्रमा के हमारे पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करने का ये परिणाम है। परिक्रमा करने का परिणाम है। चंद्रमा का आकार हमें जो है घटता बढ़ता नजर आता है। जैसे हम इसको चंद्रमा के आकार को घटते बढ़ते देखें, अगर आप चंद्रमा की सतह पर होते तब आपको वहाँ से पृथ्वी भी आपको ऐसे ही ये उदय होते हुए अस्त होते हुए और इसी प्रकार के आकार बदलते हुए नजर आएगी। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। चंद्रमा, सूर्य और पृथ्वी की सापेक्ष स्थितियों में परिवर्तन होते रहने के कारण पृथ्वी से दिखाई पड़ने वाला चंद्रमा के प्रकाशमान भाग का आकार अमावस्या से पूर्णिमा तक धीरे धीरे बढ़ता है और पूर्णिमा के बाद अमावस्या तक धीरे धीरे घटता है। चंद्रमा की प्रति रात परिवर्तनशील इन स्थितियों को चंद्रकलाएं भी कहा जाता है। अपनी कक्षा में चंद्रमा की स्थिति जब पृथ्वी और सूर्य के बीच होती है, चंद्रमा का अंधकार भाग ही
पृथ्वी के सामने आता है। यानी देखिए, जब जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच में होती है तब पृथ्वी का जो काला भाग है वो पृथ्वी की तरफ होता है, जो प्रकाशित भाग है वो सूर्य की तरफ है। तो ऐसे में हम उसके अंधेरे वाले भाग को हम रात के अंधेरे में कैसे देख पाएंगे? बिल्कुल भी नहीं देख पाएंगे। तो ये स्थिति है, ठीक है, जिसके कारण रात में चंद्रमा हम अदृश्य रहता है। चंद्रमा की इस स्थिति को अमावस्या कहते हैं। इसके बाद चंद्रमा अपनी कक्षा में आगे बढ़ता है और दूसरी रात को नवचंद्र या दिखाई देता है, जिसके बाद प्रत्येक रात को चंद्रमा के प्रकाशित भाग में धीरे धीरे वृद्धि होने लगती है। यानी अमावस के दूसरे दिन से चंद्रमा का थोड़ा सा प्रकाशित भाग हमें पृथ्वी से दिखाई देता है। चौथी रात जब चंद्रमा अपनी कक्षा का 8वां भाग पूरा करता है, यानी 8वां भाग पूरा करता है, वो पृथ्वी से लंबवत स्थिति में यानी उसके एकदम सामने होता है और उसके प्रकाशित भाग की आकृति हंसिया के आकार की होती है। हाँ, हंसिया मतलब क्रेसेंट मून, इसको हम क्रेसेंट मून भी कहते हैं। सप्तमी अष्टमी को जब चंद्रमा अपनी कक्षा का 1/4 भाग पूरा कर लेता है, उसका आधा भाग पृथ्वी से दिखाई पड़ने लगता है। इसे अर्धचंद्र या हाफ मून कहते हैं। कक्षा का 3/8 भाग पूरा कर लेने पर एकादशी और द्वादशी चंद्रमा का 3/4 भाग पृथ्वी पर से दिखाई पड़ने लगता है, जिसे हम कुबड़ा चांद यानी गिब्बस मून भी कहते हैं। 15वें दिन चंद्रमा और सूर्य के बीच में पृथ्वी होती है और चंद्रमा का पूरा प्रकाशित भाग, गोल भाग हमें दिखाई पड़ता है। देखिए, अमावस की स्थिति क्या है? जब पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा आती है वो स्थिति होगी अमावस की। लेकिन जब पृथ्वी चंद्रमा और सूर्य के बीच आती है वो स्थिति कौन सी हो गई? पूर्णिमा। और ये 15 दिन के बाद आती है। पूर्णिमा के बाद चंद्रमा के प्रकाशित भाग में धीरे धीरे कमी आने लगती है और अगली 15वीं रात यानी अमावस में चंद्रमा अदृश्य हो जाता है। इस तरह से दूसरे 15 दिन को हम कृष्ण पक्ष या अंधेरा पक्ष कहते हैं। कृष्ण पक्ष की चौथी रात को कुबड़ा चांद और 11वीं 12वीं रात को हंसिया चांद दिखाई पड़ने लगता है। See, the phases, we shall be discussing about the phases of the moon. The phases of the moon undergoes in 8 phases, in 8 stages. Let us discuss these 8 stages one by one. Now, first stage, a moon is when the moon cannot be seen because we are looking at the unlit half of the moon. The new moon phase occurs when the moon is directly between Earth and Sun. A solar eclipse can only happen at a new moon. A waxing crescent moon is when the moon looks like crescent and the crescent increases in size from one day to the next. This phase is usually only seen in the west. The first quarter moon or half moon is when the half of the lit portion of the moon is visible after waxing crescent phase. It comes with a week after new moon. A waxing gibbous moon occurs when more than half of the lit portion of the moon can be seen and the shape increases in size from one day to the next. The waxing gibbous phase occurs between the first quarter and the full moon phases. Now in this paragraph you are told that after new moon night the size of the moon goes on increasing day by day. In first quarter only a crescent shape of the moon is visible in the sky. After the second quarter it increases to the half moon, and on the fourth quarter it gradually increases in full size when the entire luminous shape of the moon is visible from the sky. So this phenomenon is called full moon.
Now we shall discuss about the phase of the moon from full moon to the new moon. A full moon is when we can see the entire lit portion of the moon. The full moon phase occurs when the moon is on the opposite side of the earth from the sun, called opposition. A lunar eclipse can only happen at full moon. So you just keep in mind, a lunar eclipse can occur only at the full moon or nearby full moon. A waning gibbous moon occurs. Waning means when the shape of the shape and size of the moon goes on decreasing. Size of the moon goes on decreasing. That is called the waning. A waning gibbous moon occurs when more than half of the lit portion of the moon can be seen and the shape decreases, wanes in the size from one day to the next. The waning gibbous phase occurs between the full moon and the third quarter phase. The last quarter moon or half moon is when half of the lit portion of the moon is visible after the waning gibbous phase. A waning crescent moon is when the moon looks like crescent and the crescent decreases, wanes in size from one day to the next. So this is the end of the the luminous portion of the moon, and we cannot see any moon in the sky after 14th day. अब हम बात करते हैं मंगल ग्रह. ये तो हमने चंद्रमा की जानकारी हमने पूरी ले ली. अब हम अगले ग्रह की तरफ बढ़ते हैं और उस ग्रह का नाम है मंगल ग्रह, मार्स. इसको हम लाल ग्रह भी कहते हैं और ये पृथ्वी का जुड़वा भाई भी इसको हम कहते हैं. पृथ्वी की तरह मंगल भी एक स्थलीय धरातल वाला ग्रह है. इसका वातावरण विरल है, यानी यहाँ का जो एटमॉस्फेयर है वो काफ़ी थिन है. यहाँ पर ओजोन जैसी वायु भी नहीं है और बहुत ही यहाँ के जो वायुमंडल है वो उसमें वायु का घनत्व, गैसों का घनत्व भी बहुत कम है. इसकी सतह पर ज्वालामुखीय घाटियाँ, रेगिस्तान और पर्वत चोटियाँ पाई जाती हैं. हमारे सौरमंडल का सबसे अधिक ऊंचा पर्वत ओलंपस मॉन्स मंगल ग्रह पर ही स्थित है. साथ ही विशाल कैनियन मतलब घाटी, वैली, कैनियन वेलेस मैरिनस भी यहाँ पर स्थित है. यानी यहाँ पर एक घाटी पाई जाती है, वैली पाई जाती है और उसका नाम है कैनियन वेलेस मैनीरेरिस. मंगल का घूर्णन काल, यानी मंगल का जो अपने चारों तरफ घूमने की जो गति है या घूमने जो अपने चारों तरफ परिभ्रमण करने की जो गति है और जो समय लगता है वो पृथ्वी के जैसा ही है. मंगल को भी अपने चारों तरफ परिभ्रमण करने के लिए 24 घंटे ही लगते हैं. मंगल ग्रह पर जो है अभी हमारे भारत ने, इसरो ने अपना एक स्पेस मंगलयान भेजा. वहाँ पर उन्होंने रिसर्च करने की जो रिसर्च कर रहे हैं और उन्होंने ये जाना कि यहाँ पर भी पृथ्वी की तरह ही मौसम आते हैं. पृथ्वी के समान ही यहाँ का वायुमंडल भी है, केवल इसमें घनता का अंतर है. तो वो इस ग्रह पर जीवन होने की संभावना ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर अभी जीवन के कोई भी प्रमाण नहीं मिले. मार्स, like Earth, Mars is also terrestrial planet. Its atmosphere is thin. It is sparse. Mars planet does not have an air. You call it ozone. There is no traces of ozone here. There is little amount of gases which are found here. The density of the gases is also very less in comparison to the Earth. It has volcanoes, valleys, deserts, mountain peaks on its surface. The highest mountain in our solar system, Olympus Mons, is located on the Mars. Also, the largest canyon. What do you mean by canyon? Canyon is a deep valley.
or deep slope. Largest canyon, Valles Marineris, is also located here. So a Grand Canyon, Valles Marineris, is also located here. The rotation period and the seasonal cycle of the Mars are similar to those of the Earth. Mars planet also takes 24 hours to complete one rotation around itself. There is a possibility of life at this uh, um, at this planet. The scientists are trying to discover the traces of the life in various forms over the earth. Our ISRO has also sent a Mars mission to over the over this planet. So they are just investigating. मंगल ग्रह की सतह लाल नारंगी रंग की है और ये किस कारण है? यहाँ पर लोह ऑक्साइड यानी फेरिक ऑक्साइड यहाँ पर जो है धातु सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है और इसीलिए इसका रंग लाल है। और इसमें हीमेटाइट या जंग के रूप में पाया जाता है। हीमेटाइट मतलब क्या? एक प्रकार का लोहे का अयस्क, ओर ऑफ वन टाइप ऑफ द ओर ऑफ द आयरन। यह बटर स्कॉच की तरह भी दिखता है तथा अन्य आम सतह रंग भूरा, सुनहरा और हरे रंग शामिल करता है जो कि खनिजों पर आधारित होते हैं। यहाँ पे हरा रंग यानी जो है ब्रास, कॉपर से जुड़ा है। तो यहाँ पर इस प्रकार के धातु भी यहाँ पर पाए जाते हैं। मंगल ग्रह आपको मालूम ही है कि मंगल ग्रह ये इसकी जो है सूर्य से दूरी कितनी है? 22.8 करोड़ किलोमीटर। मंगल ग्रह को सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने के लिए कितने दिन लगते हैं? 687 दिन लगते हैं। और अपने चारों तरफ परिक्रमा करने के लिए कितने दिन लगते हैं? 24 घंटे लगते हैं। तो ये मंगल ग्रह ये लाल क्यों है ये भी अभी आपको पता चल गया। यहाँ पर आयरन ऑक्साइड से और हीमेटाइट पाया जाता है ये इसीलिए। See, the reddish orange color of the Mars is due to the presence of the iron oxide. We call it a ferric oxide, commonly known as hematite or rust. It can also appear butterscotch and includes other common surface colors, brown, golden, green, which are based on minerals. See, green color is associated with the copper and brass. Golden color is due to the presence of brass and gold like metals. Okay, see this Mars planet is located around 22.8 crores kilometers away from the sun. Its revolution around the sun is near about 687 days, and it takes 24 hours to complete one rotation around itself. Mars has 2 satellites, and the name of that satellites were based upon the demons, the mythological demons in Greek, and they are Deimos or Phobos. There are two satellites of Mars planet. One is Deimos, another one is Phobos. मार्स मंगल ग्रह के पास दो उपग्रह है। एक का नाम है डायमोस और दूसरे का नाम है फोबोस। ये देखिए ये जो है मेरे राइट हैंड साइड में डायमोस है और मेरे लेफ्ट हैंड साइड में फोबोस है। मेरे बाई ओर फोबोस है और दाई ओर डायमोस है। ये मंगल ग्रह पर पाए जाने वाले 2 उपग्रह है। मंगल के 2 नैसर्गिक उपग्रह। हमारे पृथ्वी के कितने नैसर्गिक उपग्रह है? 1। और उस उपग्रह का नाम क्या है? चंद्रमा। ठीक है, तो इस तरह आज के लिए इतना ही काफ़ी ये जो मैंने आपको इस वीडियो में जो आपको मुख्य बातें बताई है उसको अपनी होमवर्क नोटबुक में अच्छी तरह से लिखेंगे, नोट्स बनाएंगे। यही आपका होमवर्क है। इट इज़ द homework for you. Take down entire notes in your homework notebook and learn it by heart. Dhanyavad. Thank you very much. Stay tuned with me.